तो सर सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें इंटरनेशनल एड प्रोग्राम्स की, पहला क्या है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या, और दूसरी आप बात करेंगी ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड एड। सही है। और इसको कनेक्ट किया जाएगा, इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को किसके साथ कनेक्ट करेंगी? इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती थी? ये नेशंस कौन कौन सी है? कोर, सेमी पेरिफेरी, सही है, और पेरिफेरी। तो जो कोर कंट्रीज हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये लोग क्या करते हैं? दे एक्सप्लॉइट सही है पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, इन दोनों को कैसे? थ्रू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स, और विद एड reinforcing these unequal relationships। ठीक है, यानी पैसे दिए भाई, जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी ये लोग प्रोग्राम देते हैं, उसके अंदर सिर्फ ये ऐसी प्रोग्राम नहीं दे रहे होते, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वो लोग क्या कर रहे होते हैं? टाई डाउन कर रहे होते हैं। अब हमारी बुक में क्या कहते हैं कि क्या है कि द रिसीविंग कंट्री, ए रिसीविंग कंट्री शुड एग्री टू सेट ऑफ कंडीशंस, जैसे आईएमएफ देता है, नोन एज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। अब इसका मसला क्या है ऐसे पीस का? इससे क्या होता है कि दिस लीड्स टू अ ड्रॉप और टू अ डिक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि ये कैसे कहते हैं, जैसे भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उससे कहा कि भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बिल कम कर देती हूँ, सही है। तो आईएमएफ ने क्या बोला कि नहीं भाई, हमारा जो पैसा है वो फिक्स, आप जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कहाँ से मिलेगी? वो यहीं से मिलेगी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, बल्कि इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, जिससे हमारी पेमेंट वसूली होगी। ठीक है। सेकेंडली, अगर तुम सब्सिडी दे रहे हो, वो कह रहे हैं भाई मैं सब्सिडी दे देता हूँ वीट के ऊपर, उसने कहा आप सब्सिडी वीट के ऊपर नहीं दे सकते। सो रिमूवल ऑफ सब्सिडी फ्रॉम बेसिक आइटम्स हटवा देती है। सही है। इससे क्या हो रहा है कि इनकी मेजर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज आर लिविंग एट द एट लो कह लें, एट इनएडिक्वेट, सॉरी एट कह रहा हूँ, विथ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज।
ठीक है, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि एड प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सही है, ये जो एसएपीज है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, जो आईएमएफ और डिफरेंट जो बोर्डिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, बोर्डिंग एजेंसीज हैं, वो किस तरीके के प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप बोलेंगे भाई पहला क्या है, डीरेगुलेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री एंड एंडिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही है। दूसरा प्रोग्राम का क्या बनता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटिटीज, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। सही है। अब सबसे ज्यादा लुक्रेटिव पाकिस्तान के पास क्या था, पीआईए के अंदर क्या है, रोजवेल्ट होटल, उसको भी ये बेच रहा है। सही है। और सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट कासिम के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल, जिसको ये प्राइवेटाइज करने जा रहा है, और ये पीआईए को बिल्कुल ही लो प्राइसेस के ऊपर सेल आउट कर रहा है। सही है। फिर ये प्रोग्राम क्या कहते हैं, कटिंग स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर। सही है। जैसे वो जो देते थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह, इसके ऊपर कम कर दिया जाए। सही है। हेल्थ पे कम कर दो, एजुकेशन पे कम कर दो, सब्सिडी कम कर दो। तो ये तो सब क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है। सही है। तो आप इसी चीज को कनेक्ट करके आप बोलेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, एट परपिचुएट्स इनइक्वालिटी। कैसे, बाय कीपिंग पेरीफ्री कंट्रीज डिपेंडेंट। सही है। और क्या, सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं करती कि एक मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहती, बल्कि क्या कहते हैं, एक साइकिल आ जाता है ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। अब आ जाए दूसरा रिसर्चर, जो कि है समीर अमीन्स डिपेंडेंसी थ्योरी। वो भी इसी के ऊपर बात करती है कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल एड जो है वो क्या करती है, डिपेंडेंसी को प्रमोट करती है। जैसे पाकिस्तान है भाई, बार बार आईएमएफ का लोन ले लो, मेरे ख्याल से 26 प्रोग्राम है आईएमएफ का। तो जब जरूरत पड़े जाके आईएमएफ से जाके पैसे मांग लो, और जितनी दफा पैसे मांगने जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाती हैं। अब देखें, आप बजट भी आईएमएफ की मर्जी के बिना सेट नहीं कर सकते। सही है। पॉलिटिकल टर्मोइल भी, सब कुछ, इनस्टेबिलिटी, सब में आप जो है वो आईएमएफ इंटरवीन करता है। सही है। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंसी बढ़ाती है, और क्या चीज कम कर देती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कर ही नहीं पाते क्योंकि आप कह रहे हो खर्च ही ना करो, तो इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते और डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते आप। ये समीर अमीन की डिपेंडेंसी थ्योरी। अब इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है कि नहीं, सिर्फ ये वजूहात नहीं है, बल्कि अगर एड मिल रही है, सही है, तो क्रिटिसिज्म अगर इसका मैं करूं डिपेंडेंसी थ्योरी का, क्रिटिसिज्म क्या है कि मिस गवर्नेंस, करप्शन और लोकल सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स।
ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट के खिलाफ काम करते हैं। तो इन सब के लिए किस चीज की जरूरत है? इंस्टीट्यूशनल अगर रिफॉर्म्स हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। सही है। अब यही चीज को आगे आप इलेबोरेट करेंगे कि एड के ऊपर क्या कंडीशनैलिटीज है एंड सोवरेंटी, कि वो आपके मुल्क के अंदर थ्रू एड जो है वो घुस रहे हैं। सही है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ऊपर हमने बात की, डीरेगुलेशन करो, ये करो, ये क्या है? न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है, जो कि आपकी क्या करती है? नेशनल सोवरेनिटी और सोशल वेलफेयर सिस्टम को हिला देती है। अब एड जो है कभी कभार एनजीओ के जरिए भी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है द रोल ऑफ एनजीओ एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज। लेकिन ये जो काम करती है एनजीओ वगैरह, जैसे पाकिस्तान में भाई यूएस बेस्ड है, तो ये लोग कैसे काम करती हैं? ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से काम करती है, जो कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि जो डोनर कंट्रीज हैं, है ना, उन्हीं के एजेंडास को ये आगे करती है, नॉट द लोकल। लोकल कंट्रीज को ये केटर नहीं करते। अब एक और आ गया, जोसेफ स्टिग्लिट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। He criticizes globalization for disproportionately benefiting rich countries, rich and multinational companies, or not। ठीक है, ये जो है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एड प्रोग्राम्स के फायदे भी हैं। ठीक है, फायदे क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, बैंकरप्सी को अवॉइड किया जा सकता है। अभी जैसे नाइजीरिया ने अपना लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम किया है, तो उसने अपने आप को बचा लिया या नहीं? तो इन सब के बेनिफिट्स भी हैं। अगर देखा जाए तो इन सब के बेनिफिट्स भी हैं। ह्यूमैनिटेरियन है, फिर बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, सही है उसकी, और जैसे ये पोलियो है, पोलियो वैक्सीनेशन है,
कोविड आया, कोविड के टाइम पे तो इंटरनेशनल एड प्रोग्राम्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो कर सकते हैं। उसके ऊपर ये हो कि जो एड दी जा रही है वो किसके ऊपर हो, सपोर्ट कर रही हो किसी पर्टिकुलर कॉज के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के अंदर भाई 2022 में फ्लड है, तो वो फ्लड्स के ऊपर एलोकेटेड हो और उसी में यूजेज हो रही हो, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर जो क्रिटिक है वो है उसकी बायर 1971, BAUER बायर 1971। वो ये कहता है कि एड जो होती है वो ऑफन लिंक्ड नहीं होती। वो दी जाती है किसको, गवर्नमेंट को। डायरेक्ट प्रोग्राम में तो फंड नहीं करते ना, वो जब गवर्नमेंट को देती है तो एलीट क्लास जो है वो क्या करती है, वो अपनी बेस को, अपनी पावर बेस को स्ट्रेंथन करती है। और इससे क्या होता है, करप्शन में भी हो जाता है। जैसे जब जलजिला आया 2005 का अर्थक्वेक, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टें हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो करप्शन की गई और जो पैसा आया वो लोगों तक नहीं पहुंच सका। ठीक है। अब इसी के अंदर आ जाए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अब्यूज ऑफ मार्केट पावर। सही है, मार्जिनलाइजेशन करती है और प्रॉफिटियरिंग करती है, प्रॉफिट कमाती है। सही है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जो एड है, अगर तो एड से अकॉर्डिंग टू ये विटाली, विटाली एट एल 2011, she suggests that a small number of financial institutions dominate global ownership networks. So when aid facilitates a transnational corporation, it further deepens inequality. तो inequality जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसका हल क्या है, इंटरनेशनल एड प्रोग्राम्स ही होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए ताकि कंप जो है वो कंट्री जो है अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ा सके। सही है। और एग्जाम्पल इसके पास क्या है, चाइना और वियतनाम की एग्जाम्पल है जिन्होंने ट्रेड के हिसाब से अपने आप को स्टेबिलिटी बनाई। ठीक है। और इसके जरिए क्या होगा कि तमाम ममालिक जब अपना एक्सपोर्ट बेस बढ़ा लेंगे, इसका मतलब उनका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में नहीं बल्कि किस में हो जाएगा, सरप्लस में हो जाएगा। तो उनको एड की बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चले जाएंगे। सही है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये सही बन